हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला में। दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टेम सेल और इस पर हम लोग आज बात करेंगे। पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, हाल ही में जो है यूएस और यूके की जो वैज्ञानिक है वो दोनों जो है संयुक्त रूप से एक कृत्रिम मानव भ्रूण तैयार किया गया है। ठीक है, तो कृत्रिम मानव भ्रूण जो यूएस और यूके के वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम द्वारा तैयार किया गया है, तो इसलिए ये जो है स्टेम कोशिकाएँ जो है वो चर्चा में आ गई हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। और ये जो तैयार किया गया है वो वैज्ञानिकों की टीम जो है किसकी सहायता से तैयार किया है, तो यह इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च की सहायता से यूएस और यूके के वैज्ञानिक जो है वो तैयार किए हैं कृत्रिम मानव भ्रूण पहला। तो दोस्तों, स्टेम कोशिका को देखते हैं कि स्टेम कोशिका होती क्या है। तो हम लोग यदि सामान्य भाषा में कहें तो स्टेम कोशिका शरीर की आधार इकाई है। ठीक है, तो सबसे जो शरीर की बेसिक इकाई है, आधार इकाई है, वो है स्टेम कोशिका। और इसी स्टेम कोशिका से अन्य विशेषता वाले जितनी भी नई कोशिका का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। ये स्टेम कोशिका शरीर या प्रयोगशाला में सही परिस्थिति में विभाजित होकर जो है अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इनको हम लोग संतति कोशिका या डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, संतति या डॉटर सेल कहते हैं। तो स्टेम सेल से ही जो है वह कई सारे कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। और ये जो स्टेम सेल है ये इससे खास तरह का सेल हम लोग भी बना सकते हैं संतति से, यानी कि डॉटर सेल से। जो स्टेम सेल है वो डिवाइड होकर के बनती है, फिर ये डिवाइड हो सकती है, फिर ये डिवाइड हो जाएगी, तो इसी तरीके से फिर यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ से डिवाइड होगा। तो इस तरह से बहुत सारा सेल विभाजन के थ्रू जो है अनेक कोशिकाएँ हम लोग बना सकते हैं। और इसमें हम लोग खास तरह की कोशिकाएँ भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रक्त कोशिकाएँ बनानी है, मस्तिष्क कोशिकाएँ बनानी है, या फिर हृदय मांसपेशी कोशिकाएँ बनानी है, या फिर अस्थि कोशिकाएँ बनानी है। जितनी भी कोशिकाएँ हैं ये सब हम लोग बना सकते हैं इस स्टेम सेल से। तो हम लोग देखते हैं कि ये स्टेम सेल होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टेम सेल, जो 2 जगह हैं जहाँ से स्टेम सेल हम लोग को मिल सकता है। एक तो जन्म के समय, जब 4 से 5 दिन के लिए भ्रूण में होती है, बच्चे घर में अपने माँ के घर में होती है, तो 4 से 5वें दिन तक जो है करीब 150 जो है स्टेम कोशिकाएं बन जाती है। तब तक जो उस समय का जो होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में से जो है हम क्या किया जाता है, स्टेम सेल निकाला जाता है। और यहाँ से स्टेम सेल निकालने के बाद हम लोग किसी भी तरह की सेल जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि कार्डियक सेल बना सकते हैं, यानी कि हृदय की पेशी की। इसके बाद हम लोग इंटरसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, इंट्रोसाइट्स बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग फैट सेल बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग रेड ब्लड सेल आरबीसी बना सकते हैं। हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स बना सकते हैं। हम लोग एपिथेलियल टिश्यू बना सकते हैं, मांसपेशियों टिश्यू बना सकते हैं, न्यूरॉन का टिश्यू बना सकते हैं, और भी बहुत सारे जितने भी हैं, ये मस्तिष्क के हो गए, ये मांसपेशी के हो गए। इस तरह से हम लोग स्टेम सेल से बहुत सारी कोशिकाओं का क्या कर सकते हैं, निर्माण किया जा सकता है। तो इसी कोशिका का उपयोग करके जो है यूके और यूएस के जो वैज्ञानिक हैं वो जो है मानव भ्रूण को फिर से बना लिया गया है। अब मानव भ्रूण को बना लिया गया है तो ये स्टेम सेल जो है चर्चा में आ गई है। तो हम लोग देखते हैं कि ये स्टेम सेल, हम लोगों ने देख लिया कि स्टेम सेल क्या होती है। अब देखते हैं कि स्टेम सेल कितने तरह के होते हैं। तो स्टेम सेल हम लोग देखते हैं कि अनेक तरह के होते हैं। जैसे कि एक स्टेम सेल होता है टोटीपोटेंट कहते हैं इसको हम लोग, एक होता है प्लूरीपोटेंट, एक मल्टीपोटेंट, एक ओलिगोपोटेंट और एक यूनिपोटेंट। तो ये 5 तरह की जनरली मानते हैं, लेकिन और भी तरह की हो सकती हैं। तो टोटीपोटेंट देखते हैं। टोटीपोटेंट ये स्टेम कोशिका जो है पूरे जितने भी कोशिकाओं है उसमें अंतर कर सकता है ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल से ही क्या होता है कि अन्य अन्य प्रकार की जो टिश्यू बनने शुरू हो जाते हैं अलग अलग। तो जैसे कि हृदय का अलग, मांसपेशी का अलग, तो उस तरह से वहाँ से विभाजित होना शुरू हो जाता है, दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे टोटीपोटेंट कहते हैं वहाँ उस स्टेज को। ठीक है, उसके बाद जो आती है वो है प्लूरीपोटेंट। यहाँ से जो है एक खास तरह की जो है एक बनना शुरू हो जाता है। तो कोशिका बनना शुरू हो जाती है। तो इसको जैसे कि प्रारंभिक भ्रूण का जो कोशिका होता है ना, वो प्लूरीपोटेंट कोशिका होती है। जो भ्रूण की कोशिका होती है, प्रारंभिक भ्रूण की, वो होती है प्लूरीपोटेंट कोशिका होती है। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीपोटेंट का। तो ये बीच का स्टेज होता है, जो बीच की श्रेणी है, मध्यवर्ती श्रेणी है, वहाँ पर स्टेज, उस स्टेज को कहते हैं हम लोग मल्टीपोटेंट स्टेम कोशिका। ठीक है, ये मल्टीपोटेंट स्टेम कोशिका क्या करता है, खुद को जो है पुनर्निर्मित कर सकता है। ठीक है, मतलब नया कर सकता है, पुनर्नवीनीकृत कर सकता है।
ठीक है। तो रिनोवेशन जो है ये खुद का मल्टीपोटेंट कर सकता है खुद के कोशिकाओं का। इसके बाद आता है ओलिगोपोटेंट। तो ये कोशिका जो है कुछ अन्य प्रकार की कोशिकाओं में अंतर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लिम्फोसाइड है, स्टेम कोशिका है, तो लिम्फॉइड जैसे लसिकाव कहते हैं ना, लसिकाव लिम्फॉइड, तो उनमें क्या कर सकती है, ये अंतर कर सकती है। ठीक है। अब आते हैं कि जो लास्ट हमारा यूनिपोटेंट, वो यूनिपोटेंट में क्या होता है, ये कोशिका केवल जो है स्वयं के ही प्रकार का कोशिका का उत्पादन कर सकता है, कि किसी भी, जैसे आँख का यूनिपोटेंट सेल है, कोशिका है, तो वह आँख के सेल का ही क्या करेगा, निर्माण कर सकता है, मतलब जिस तरह का है वो उस तरह का बना सकता है। ठीक है। और स्वयं को जो है नया बना सकता है, नवीनीकृत कर सकता है। तो देख सकते हैं कि हम लोग स्टेम कोशिकाओं में जो है वो कितनी जो है पोटेंशियल होती है, कितनी क्षमता होती है, वो खुद को क्या करती है कि अपने अकॉर्डिंग जो है वो डाल लेती है और हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चूँकि इसका पाना बड़ा कठिन है, इसीलिए ये जो है अभी चर्चा में है। अभी तक जो वैज्ञानिक पहुंच चुका है वह नया जो है स्टेम सेल से ही क्या किया गया है, नया भ्रूण बनाया जा चुका है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि शरीर के किन किन हिस्सों से, किन किन स्तरों पर जो है स्टेम कोशिकाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेज है हमारा वो है भ्रूण स्टेम कोशिका, यानी कि जब हम लोग भ्रूण में ही स्टेम कोशिका को निकाल लेते हैं। तो ये स्टेम कोशिका जो है वो 3 से 5 दिन के बीच में निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है 3 से 5 दिन तक, यानी कि प्रेगनेंसी के 3 से 5 दिन जब होता है, तो उस दौरान में जो है ब्लास्टोसिस्ट में ये कोशिका रहती है। ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग भ्रूण स्टेम सेल, उस समय भ्रूण में के स्तर पर रहती है। ठीक है। इस समय जो लगभग इसकी संख्या होती है वो 150 के लगभग संख्या होती है, भ्रूण स्टेम कोशिका की लगभग 150 संख्या होती है, लगभग है ये। ठीक है ना, 50 से 150 के कोशिका के बीच हो सकती है। तो उसमें 3 से 5 दिन, पहला जो 3 से 5 दिन होता है गर्भावस्था के, उस समय पर जो कोशिका होती है उसको भ्रूण स्टेम सेल का, तो वहाँ से अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं स्टेम सेल को। ठीक है। दूसरा है वयस्क स्टेम सेल कोशिकाएं। ठीक है। तो वयस्क स्टेम सेल कोशिकाएं जो है, ये कोशिकाएं अधिकांश वयस्क ऊतक में होता है। जैसे कि मान लीजिए अस्थि मज्जा और फैट में होता है। ठीक है। जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। तो बोन मैरो और फैट, तो इसमें हो सकती है, इसमें होती है वयस्क स्टेम सेल कोशिकाएं। ठीक है। तो यहाँ जो है भ्रूण, इसमें हम लोग एक देखते हैं कि इस दोनों में यदि हम लोग कंपैरिजन करें कि भ्रूण स्टेम सेल और वयस्क स्टेम सेल में, तो भ्रूण स्टेम सेल की कोशिकाओं की तुलना में जो है वह वयस्क स्टेम सेल कोशिकाओं में शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को जन्म देने का जो है वह असीमित क्षमता होती है। ठीक है। इसमें जो है वह असीमित क्षमता होती है वयस्क स्टेम सेल कोशिका में, भ्रूण के तुलना में। ठीक है। इससे ज़्यादा क्षमता होती है भ्रूण के तुलना में, जो है वयस्क स्टेम कोशिकाओं में जो है ज़्यादा क्षमता होती है। ठीक है। अगला आते हैं हम लोग कोशिकाओं में, जैसे हम लोग क्या करते हैं कोशिकाओं में पारस्परिक गुण परिवर्तन से, यहाँ से भी हम लोग स्टेम सेल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से प्राप्त करने के लिए क्या करता है वैज्ञानिक, रीप्रोग्रामिंग करता है, जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग करता है वैज्ञानिक। ठीक है। जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग करता है, और जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग के द्वारा जो है वह इसका उपयोग करके जो है वयस्क जो स्टेम कोशिकाएं होती है उसके थ्रू जो है उससे हम लोग जो है नया स्टेम सेल कोशिका जो है स्टेम सेल प्राप्त कर सकते हैं, नया स्टेम सेल प्राप्त कर सकते हैं, या ऐसा किया जा सकता जा रहा है। ठीक है। जो कोशिकाएं होती है उस कोशिकाओं में जीन को बदल करके जो है शोध कर, जितने भी रिसर्च वगैरह सब है, स्टेम कोशिका के समान जो है नया कोशिका बनाया जा सकता है, जो अभी किया गया है। ठीक है। तो जीन को ही चेंज करके क्या किया गया है, भ्रूण कोशिका बनाया जा सकता है। चौथा है और लास्ट है कि जहाँ से हम लोग भ्रूण स्टेम सेल प्राप्त कर सकते हैं, वो है हमारा प्रसवकालीन स्टेम सेल। तो इसमें क्या किया जाता है कि एमनियोटिक, ठीक है, एमनियोटिक द्रव के साथ जो है लिक्विड होता है एक, प्रसव के दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है, जो गर्भधानी होते हैं ना, रसधानी में जो फ्लूइड होता है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिस गर्भनाल से जुड़ा होता है, उसमें जो है यहाँ पे होता है स्टेम सेल। तो वहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो स्टेम सेल प्राप्त कर सकते हैं। तो वो प्रसव काल के दौरान ही प्राप्त कर सकते हैं, और ये करीब आधे घंटे तक जो है 30 मिनट तक, 25 से 30 मिनट तक जो है वो स्टेम सेल लाइव होता है, जिंदा होता है, तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया उत्पत्ति जो हम लोग स्टेम सेल की कोशिश करते हैं। अब इस स्टेम सेल से बहुत सारे लाभ हैं। तो लाभ क्या क्या हैं, जैसे हमारे बहुत सारे बीमारी हैं जो हम बॉडी में आ जाती है, जैसे कैंसर हो गए, जैसे ट्रीटमेंट आसान नहीं है, तो इन सब को इलाज करने के लिए जो है
ये स्टेम सेल कोशिका जो है और स्टेम सेल थेरेपी होती है, स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल थेरेपी जो है वह बहुत लाभप्रद सिद्ध हो रही है। तो और उसको किया कैसे जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर है या ब्लड कैंसर है, तो उनको ट्रीटमेंट देना है, तो उनको ट्रीटमेंट देने के लिए क्या किया जाता है, उसका स्टेम सेल पहले निकाल लिया जाता है, ठीक है। स्टेम सेल उसका निकालने के बाद क्या किया जाता है, उसमें जो है स्टेम सेल्स उसके ब्लड से क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद जो है उसमें से जो एडल्ट स्टेम सेल होता है उसको अलग कर लिया जाता है, फिर उसमें एंटीबॉडी मिला करके जो है उसका एक अलग पैकेज बना लिया जाता है इस तरह का। और जब स्टेम सेल्स दैट बाइंड हो जाता है एंटीबॉडीज़ के साथ, तो फिर उसको अलग करके जो है एक ट्यूब में रख लिया जाता है। और इस ट्यूब में जो है क्या किया जाता है, कम वॉल्यूम लेता है, क्योंकि ग्रो होता है ना सेल, तो वो मिलियंस के संख्या में जो है वहाँ पे ग्रो हो जाती है। तो उसमें से कुछ निकाल लिया जाता है, कम वॉल्यूम फ्लूइड जो है के साथ में स्टेम सेल को निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद जो है क्रायो प्रिजर्व में स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। अब जब भी उस किसी को डोनेट करना होगा तो यहाँ इस स्टेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं उसको। तो क्रायो प्रिजर्व स्टेम सेल से लेकर के हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा डेंस होता है, तो उसको डाइल्यूट करके पतला किया जाता है और फिर उसको इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है पेशेंट के बॉडी में। तो इस तरीके से क्या होता है कि अब जो जिस तरीके का उसको ट्रीटमेंट था, मान लीजिए कोई ब्लड कैंसर था, ब्लड नहीं होता, तो ब्लड का स्टेम सेल जो आरबीसी का होता है वो डाल दिया जाएगा उनके बोन मैरो में। तो अब वहाँ से क्या होगा कि नया स्टेम सेल बनने लगेगा और उसके थ्रू जो है नया आरबीसी बनने लगेगा। तो ये वहाँ से ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वह नया जो है गर्भनाल बनाया गया है। तो गर्भनाल बनाया गया है, ब्लास्टोसिस्ट नया भ्रूण बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इसीलिए ये चर्चा में आ गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, बायोटेक्नोलॉजी के लिहाज से। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, और लाइक कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।